नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। तो फाइनली आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए रफ्तार सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम जीके जीएस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड चुन चुन के लाए गए क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि भाई इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। बस जरूरी है कि आपको रेगुलर बेसिस पर हर एक लेक्चर को फॉलो करते रहना है, नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। क्लियर है। एग्जाम को अब ज्यादा टाइम नहीं है। 5 जून से ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जुलाई महीने के अंदर अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का एग्जाम शुरू होगा। उसके बाद ग्रुप डी के एग्जाम की बारी है। तो अब हम भी इस सीरीज के साथ पूरी रफ्तार से चलने वाले हैं। चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। इस सेशन को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और हां, अभी इसी लेक्चर को लाइक भी कर दीजिएगा। बाद का झंझट ही खत्म है, ठीक है, क्योंकि पसंद तो आपको आना ही आना है। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो भाई दोस्तों, आपके सामने आज के लेक्चर का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ता हूं। मैं क्यों पढ़ूं, दोनों पढ़ेंगे यार मिलके। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है। इन चारों में से गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, एक प्रसिद्ध फोक डांस, पॉपुलर फोक डांस कौन सा है। बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बच्चा भी इसका नाम बता सकता है, ठीक है। तो चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मैं आपको बता देता हूं, गरबा, ठीक है। गुजरात का एक सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा डांस है। लेकिन 3 और ऑप्शन दिए गए हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कालबेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि भाई कालबेलिया जो कि एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कौन से राज्य से बिलोंग करता है, कौन से राज्य से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, राजस्थान। क्या रहेगा, राजस्थान। कालबेलिया जो लोक नृत्य है ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। एक तरीके का नागिन डांस इसको हम कह सकते हैं, जहां पर पुरुष जो होता है वो बीन टाइप का कुछ बजाता है और जो महिला है वो ब्लैक कलर के कपड़े पहन के लहरवा लेते हुए डांस करती है, डांस को परफॉर्म करती है, ठीक है। इसीलिए इसको कालबेलिया डांस बोला गया है, जो कि राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात रही छाऊ की। छाऊ 2-3 राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, क्योंकि छाऊ के 3-4 प्रकार हैं। जैसे कि छाऊ एक है पुरुलिया छाऊ, जो कि पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। एक छाऊ है सरायकेला छाऊ, जो कि झारखंड राज्य के अंदर प्रसिद्ध है। एक है मयूरभंज छाऊ, जो कि उड़ीसा राज्य के अंदर प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में कभी भी ये पूछ ले जाए कि भाई छाऊ कौन से राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और ऑप्शन में इन तीनों स्टेट में से किसी एक स्टेट का नाम दे रखा है, तो आप उसका आंसर लगाकर आ सकते हो। क्योंकि छऊ लोक नृत्य के 2-3 प्रकार होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ये जानकारी आपको मेरे हिसाब से कोई भी नहीं देगा, केवल ये बता देगा कि भाई छऊ जो लोक नृत्य है वो झारखंड का है, पश्चिम बंगाल का है, फिर उड़ीसा का है, और आप यहां पर कंफ्यूज होते फिरोगे। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है। खट्टा मतलब कि एसिड हम कह सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा से। और नीला या फिर नील हम कह सकते हैं, या फिर ब्लू, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देता है, ठीक है। इन चारों में से वो कौन सा खट्टा पदार्थ है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, खट्टा मतलब एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अम्ल, यानी कि एसिड। एसिड जो होता है अम्ल होता है, ठीक है। ये नीले लिटमस को, जब लिटमस पेपर होता है उसको हम किसी भी खट्टे पदार्थ में डुबाएंगे, जैसे कि आप ले लीजिए नींबू, ठीक है, लाइम वाटर या फिर लाइम जूस, ठीक है, लेमन जूस खट्टा होता है। उसमें जब आप किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को डुबाओगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो खट्टे पदार्थ, खट्टे स्वाद का क्या होता है, एसिड। और कड़वा क्या होता है, अक्षार, यानी कि बेस होता है। इसकी खास बात ये क्या है, ये लाल लिटमस पेपर को या फिर येलो लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है, ठीक है। अक्षार जो होता है ना, बेस जो होता है, जो कड़वा होता है, ये नीले में बदल देगा। यहां पर कलर चेंज होकर क्या आएगा, नीला आएगा। और जो एसिड है, जो खट्टे स्वाद के होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो लाल हो जाएंगे नीले से। समझ गए। ये दोस्तों क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, और ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आदि शंकर जो कि एक ग्रेट पर्सनैलिटी थी, जो कि बाद में शंकराचार्य बन गए थे, जिन्होंने शंकराचार्य की उपाधि हासिल कर ली थी, उनका जन्म कहां पर हुआ था? चिंता मत करिए, आदि शंकर के बारे में सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात, जो भगवान शंकर थे, ठीक है, थे नहीं, भगवान तो है दोस्तों, सबके दिलों में है। इनको भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है, भगवान शंकर का ही इनको एक रूप माना जाता है, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 507 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कितनी पुरानी बात है आप खुद देख लीजिए। कहां पर हुआ था? एक गांव पड़ता है कलड़ी, कलड़ी, ठीक है, कलड़ी एक गांव पड़ता है। कहां पर पड़ता है? केरल के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि भाई आदि पुरुष दिमाग में आ रहा है यार, जो वो फिल्म थी आदि शंकर, जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो गया। लेकिन हमें इनके बारे में भी जानना है, ये आखिर थे कौन। देखिए दोस्तों, इन्होंने अपने गुरु किन्हें बनाया? योगी गोविंदनाथ, योगी गोविंदनाथ को इन्होंने आगे चल के अपना गुरु बनाया था। इनका जो निधन हुआ था वो केदारनाथ में इनका निधन हुआ था। क्लियर है दोस्तों? भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही उसके संरक्षण में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की संस्कृति को फैलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसके संरक्षण में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। मात्र 6 साल की उम्र में इन्होंने, जो एक पंडित होता है ना, जो सारी चीजें उसे आती है, ये एक प्रसिद्ध सिद्ध पंडित बन गए थे मात्र 6 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में, कितनी? 8 साल की उम्र में इन्होंने ब्रह्मचार्य जीवन अपना लिया था। क्लियर है? तो भाई केरल के ये थे, केरल में इनका जन्म हुआ था। बहुत बड़े शंकराचार्य इनको माना जाता है। समझ गए? तो मैंने आपको इनके बारे में सारी जानकारी दे दी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना तो बता दोगे। और साथ ही भारत की चारों दिशाओं में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में इन्होंने 4 बड़ी पीठ भी बनवाई थी। अगर मैं आपको बताऊं, एक ज्योतिष पीठ बद्री आश्रम था, एक श्रृंगारी पीठ था, द्वारिका शारदा पीठ बनवाया था, पुरी गोवर्धन पीठ भी इन्होंने बनवाया था। भारत की संस्कृति के विकास में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है और भगवान शंकर का इनको अवतार माना जाता है। याद रहेगा, केरल में इनका जन्म हुआ था। समझ गए? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल या फिर खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? इन चारों में से वो कौन सा खेल है जिसकी उत्पत्ति जुजुत्सु से हुई है, जो कि एक जापानी खेल है, जापानी कला है? देखिए दोस्तों, जुजुत्सु क्या था या फिर क्या है? ये एक टाइप की ऐसा स्पोर्ट होता है जिसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, एक उसका प्रतिद्वंदी होता है। जैसे आज रेसलिंग होती है ना, कुश्ती होती है, बॉक्सिंग होती है, इसी तरीके से होती है। ठीक है? इसमें बिना किसी हथियार के, बिना किसी ढाल के दुश्मन का, अपने प्रतिद्वंदी का वार या फिर उसका सामना करना होता है। ठीक है? कोई हथियार नहीं होता, ना ही इसमें ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं। ठीक है? तो ये एक जूडो है। ठीक है? क्या ये जूडो है ये दोस्तों, जूडो का खेल है जुजुत्सु। तो ये जापानी खेल है। तो इसी खेल से जूडो की उत्पत्ति हुई है। जो आज जूडो के नाम से जाना जाता है ना, इसकी उत्पत्ति जुजुत्सु से ही हुई है, जो कि एक जापानी खेल है। और जूडो का आपको पता है, कोई हथियार नहीं होता, कोई तलवार नहीं होती, कोई ढाल नहीं होती, डायरेक्टली अपने प्रतिद्वंदी का सामना करना होता है। अब यहां पर दोस्तों क्रिकेट के बारे में एक ऑप्शन दिया गया है, क्रिकेट। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अगर एग्जाम पूछ ले जाए कि भाई क्रिकेट की स्थापना कब हुई थी, तो क्रिकेट के बारे में जहां पर बात आती है तो वहां पर आईसीसी का जिक्र जरूर होगा। ठीक है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। कहां पर है? यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो लगभग 15 जून, मेरी गलती है, 15 जून 1909 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, तब ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं था, तब ये इंपीरियल क्रिकेट
कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पर इसकी तब स्थापना हुई थी। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद 1965 में इसका नाम चेंज हुआ और इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ये बन गया। क्या बन गया 1965 में? 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ये बन गया। फाइनली दोस्तों उसके बाद 1987 में आईसीसी जो बना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना। क्या बना? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल ये बन गया। क्लियर है। भारत में बीसीसीआई है, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी, ठीक है। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह है। समझ गए। फिलहाल आईपीएल सीजन चल रहा है, उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। आईसीसी से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है, इसका हेडक्वार्टर बेसिकली बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, फिजिक्स का है, ध्यान से पढ़िएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है जिसमें ऊर्जा ई होती है, जो विकिरण की आवर्तित v के समानुपाती होती है। इंग्लिश में पढ़िए। अ डिस्क्रिएट पैकेट ऑफ एनर्जी बिलोंगिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट। देखिए ये कह रहा है कि भाई एक एनर्जी का पैकेट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट से बिलोंग करता है, उससे संबंधित है। क्लियर है। जिसके पास एनर्जी ई है, एनर्जी रखता है वो, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल, जो कि प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट एनर्जी का पैकेट है। क्लियर है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी कि अगर हम रेडिएशन बढ़ाएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बढ़ेगा, यानी कि लाइट हमारी बढ़ेगी, यानी कि एनर्जी हमारी बढ़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। समझ गए। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वो क्या है, ऐसी क्या चीज है जिसमें ये चीज होगी कि अगर हम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, मतलब लाइट हमारी बढ़ेगी। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वहां पर हमारी लाइट भी है, तो लाइट हमारी उसके साथ बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ऐसी क्या चीज है? ये किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है, थर्मियन में होता है, न्यूट्रॉन में होता है, फोटोन में होता है। देखिए दोस्तों फोटोन क्या है? फोटोन एनर्जी का एक बंडल है, ठीक है, या फिर लाइट का एक पार्टिकल है। मान के चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है अगर आप किसी भी मीडियम में, ठीक है, कोई आयरन का मीडियम है, कॉपर का मीडियम है, करंट पास कर रहे हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और इसके साथ अगर लाइट भी जनरेट हो रही है, ऑब्वियस सी बात है लाइट जनरेट होगी। अगर कहीं पर भी लाइट है, ठीक है, तो लाइट जो है वो भी एक किस्म की एनर्जी है। और जो लाइट है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये पैकेट है एनर्जी के, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, बंडल है एनर्जी के। क्लियर है। और दोस्तों इन्हीं पार्टिकल को मिला के बनी है लाइट। क्लियर है। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यही है फोटोन, जो कि लाइट के रूप में एनर्जी को कैरी करते हैं। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से लाइट बढ़ा रहे हैं, क्लियर है, तो भाई रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। ऐसा केवल और केवल फोटोन में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये थोड़ा सा पेचीदा है, समझने की कोशिश करिएगा, फिर चाहे आपको यूट्यूब या फिर गूगल क्यों ना करना पड़ जाए। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापकत का सिद्धांत या फिर हड़पने की नीति या फिर हड़प नीति सिद्धांत तैयार किया? Which Governor General formulated the doctrine of lapses or policy of lapse in British India? अंग्रेजी शासन में कौन से गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का सिद्धांत अपनाया था? हड़प नीति क्या होता था? यानी कि उस टाइम पर जब अंग्रेजी शासन कर रहे थे तो जो छोटे छोटे राजवंश थे, राजघराने थे, उस टाइम पर अगर राजा की मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई प्रतिनिधि या फिर उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो उस राज्य को हड़प लेते थे, अपने अंडर कर लेते थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी शासन के अंडर आ जाता था। क्लियर है। और ऐसा
पहला राज्य कौन सा था जिसको हड़पा गया था इस नीति के द्वारा? वो था सतारा। सतारा था, कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये पड़ता है सतारा, ठीक है। ये इस नीति के द्वारा हड़पे जाने वाला पहला राज्य था, ठीक है, जो कि कृष्णा नदी के किनारे है, कृष्णा रिवर के किनारे है, उस टाइम पर था। समझ गए? जबकि इसका जो शासक था, सतारा का जो शासक था, जब उसका निधन हुआ, उन्होंने एक पुत्र गोद ले रखा था, उत्तराधिकारी था। भले उनके पास उनका कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं था, उनका सगा पुत्र नहीं था उस राजा का, लेकिन उन्हें गोद ले रखा था। लेकिन फिर भी अंग्रेजी शासक ने, इस गवर्नर जनरल ने जबरदस्ती करी और उसके राज्य को हड़प लिया, अंग्रेजी शासन में मिला लिया। तो जो हड़प नीति का सिद्धांत था, ये किस गवर्नर जनरल ने शुरू करा था? ये पॉलिसी कौन सा गवर्नर जनरल लेकर आया था? तो भाई सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो 1848 से लेकर के 1848 से लेकर के 1856 तक था, ठीक है। 1848 से लेकर 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल था। साथ ही यहां पर लॉर्ड कर्जन भी दे रखा है। इसने तो दोस्तों बंगाल विभाजन किया था 1905 में, आप सभी को पता है, ठीक है। बंगाल के टुकड़े कर दिए थे, जो मुस्लिम बहुल्य प्रदेश था वो अलग बनाने की इसकी नीति थी। इसका जो शासनकाल था वो 1899 से लेकर 1905 के बीच में था। उसके बाद आता है लॉर्ड वेल्जी। लॉर्ड वेल्जी का जो शासनकाल था, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वो 1798 से 1805 था। 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल चला था। ये तो काफी पुराना था, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक था लॉर्ड रिपन, ये भी महत्वपूर्ण है, ये 1848 से 1856 तक था। 1848 से 1856 तक लॉर्ड रिपन, नहीं यार, लॉर्ड रिपन कहां था? 1848 से 1856 तक तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड रिपन जो था 1880 से 1884 तक था। 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन था, ठीक है। और पहला वाइसराय कौन था और आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लास्ट गवर्नर जनरल, जी लिख दूं, समझ जाओगे कौन था? लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग, क्योंकि इसके बाद, ठीक है, इसके बाद गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा, और जब लॉर्ड कनिंग गवर्नर जनरल था, इसको वाइसराय कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये पहला वाइसराय भी बना था भारत का, याद रहेगा। तो भाई हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। अगला प्रश्न है, यहां पर दोस्तों खाली स्थान है, ठीक है, ब्लैंक है। में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि कौन से साल में, कौन से अमेंडमेंट में, कौन से साल में, भारत के कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, किस साल में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? सहकारी समिति मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसको एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट कह दिया गया नागरिकों के लिए। देखिए दोस्तों, भारत के हर एक नागरिकों को भाषण देने का अधिकार है। वो पब्लिक में भाषण इजीली दे सकता है। वो किसी भी समिति का गठन कर सकता है, 10, 15, 20, 25, 30 लोगों को इकट्ठा कर सकता है, एक समिति, एक संगठन बना सकता है। ये उसका एक मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार पहले से नहीं है, जब भारत का संविधान बना, ये अभी कुछ ही साल पहले बना है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो सहकारी समिति, यहां पर वही पूछा जा रहा है कि हम कोई समिति, कोई संगठन बना सकते हैं फिर नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा अधिकार दिया गया? तो भाई ये भारत के संविधान में 97वां संशोधन किया गया 2011 में। भारत के संविधान में 97वां संशोधन किया गया 2011 में। देखिए दोस्तों, हमारा एक मौलिक अधिकार है दूसरा, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है शायद, ठीक है, आप सभी को पता है। और ये जो समिति, सहकारी समिति गठन करने का अधिकार हमें मिला है, ये अनुच्छेद 19(1) सी में है। और भारत के संविधान
भाग 3 में इसका प्रावधान है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सहकारी समिति बनाने का, गठन करने का मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा मिला, 97वें, 2011 में, अनुच्छेद 19(1) सी में, यानी कि अनुच्छेद 19(1) या फिर गैस को कह सकते हैं सी, भाग 3 में ये है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार के अंडर आता है ये। समझ गए? इतने आसान तरीके से यार आपको कौन समझा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? सबसे पहले तो ये समझिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे कहेंगे? परीक्षक तो एक तरीके से होता है इंस्पेक्टर। ये देखिए, इसको कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा? ऑडिट यानी कि जो अकाउंट को ऑडिट करता है, इंस्पेक्ट करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है, उनको खंगालता है, ऑडिटर तो उसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो भारत सरकार है या फिर स्टेट है, ठीक है, यानी कि केंद्र और राज्य के जो अकाउंट है उनको खंगालना, उनका इंस्पेक्शन करने का काम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इस पोस्ट को इसीलिए बनाया गया है ताकि साल में जो बजट जारी किया गया है केंद्र सरकार के लिए या फिर राज्य सरकार के लिए, क्या उन्होंने उसी के दायरे में खर्च किया है, उन्होंने कितना पैसा कहां पर खर्च किया है, ये सारी जांच पड़ताल करने का काम किसका होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है। ये काम होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो भाई ये जो पोस्ट है, ये जो पद है, वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? किस अनुच्छेद में इस पद से हमें प्रावधान मिलता है? तो भाई अनुच्छेद ऑप्शन सी है इसका आंसर, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में हमें प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक वो सारे के सारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से ही रिलेटेड। कैसे? 148 में तो इसके पद से रिलेटेड हमें जानकारी मिलती है, इसकी नियुक्ति से रिलेटेड जानकारी मिलती है, या फिर पद से हटाने का प्रावधान हमें अनुच्छेद 148 में ही मिलता है। ठीक है, इस पोस्ट के बारे में सटीक जानकारी अनुच्छेद 148 में है। उसके बाद अनुच्छेद 149 आता है। ठीक है, अनुच्छेद 149 में क्या है? इसके कार्य कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य जो भी है, ड्यूटीज लिखूंगा मैं इसको, ठीक है, वरना इंग्लिश वाली शिकायत करेंगे। इसके कर्तव्य, काम, ड्यूटी, कार्य से रिलेटेड प्रावधान है। अनुच्छेद 150 में इंस्पेक्शन करना, ये जो ऑडिट करता है, इंस्पेक्शन करता है, ठीक है, इंस्पेक्शन करता है अकाउंट्स को, वो सारी चीजें आती हैं। और अनुच्छेद 151 में क्या आता है? ये ऑडिट करके भारत सरकार राज्य सरकार के अकाउंट्स का ऑडिट करके, इंस्पेक्ट करके, जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपता है। अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपता है। यह प्रावधान हमें 151 में देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंडर ही आते हैं। समझ गए? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक वैद्युतीय ऋणात्मक तत्व है? इंग्लिश में बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इन चारों में से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट कौन सा है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता क्या है? देखिए दोस्तों, ये एटम की एक टेंडेंसी है जिसमें एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स को खींचता है। देखिए दोस्तों, किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई पता है क्या होती है? वो होती है मॉलिक्यूल। किसी भी एलिमेंट में एटम जब मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, वो जो टेंडेंसी है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें एटम मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? तो भाई वो है फ्लोरीन। वो है फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, 17 ग्रुप होता है हमारा हेलोजन ग्रुप। कौन सा? हेलोजन ग्रुप इसको हम बोलते हैं। इसमें आपके क्या क्या होते हैं हेलोजन फैमिली में? ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन,
और साथ ही एक एस्टाटीन, ठीक है, एटी बोलता है एस्टाटीन। ये 5 होते हैं। इनमें से सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। याद रखिएगा Fl है। अगला सवाल, तो भाई फटाफट लाइक करिए इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके। भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? देखें दोस्तों, भारत किस प्रकार का देश है? ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी लोग को पता है, और यही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सोशलिज्म इज इंडियन सोशलिज्म? भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, सिंपल सा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आप लगा के आओगे इसका आंसर। अगला सवाल है, ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? ओलंपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसकी शुरुआत 1896 से हुई थी। कहां पर? ग्रीस से हुई थी, एथेंस। ग्रीस एथेंस में इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में। पहला संस्करण इसका फर्स्ट एडिशन यहां पर ही खेला गया था। कहां पर? ग्रीस में, एथेंस में, फर्स्ट एडिशन। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि भाई ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां, कितने प्रकार की, कितनी टाइप की कुश्तियां होती हैं ओलंपिक में? तो भाई ओलंपिक में होती है 2 टाइप की कुश्ती। एक तो होती है फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है, एक होती है रोमन ग्रीक रोमन, या फिर रोमन ग्रीक रोमन। ठीक है, अब देखिए ग्रीक रोमन तो जब से ओलंपिक शुरू हुए 1896 से ही है, लेकिन फ्री स्टाइल कुश्ती जो आई वो 1904 में आई थी। क्लियर है? डिफरेंस क्या है? फ्री स्टाइल ओलंपिक में क्या होता है? फ्री स्टाइल जो कुश्ती होती है, फ्री स्टाइल रेसलिंग, इसमें आप जो प्रतिद्वंदी होता है उसको कहीं पर भी वार कर सकते हैं, उसके पैरों पर भी वार कर सकते हैं, डिफेंस में पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ग्रीक रोमन जो कुश्ती है, ग्रीक रोमन जो रेसलिंग है, इसमें पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिफेंस में भी पैर आगे नहीं कर सकते, या फिर अटैक करने के लिए भी प्रतिद्वंदी पर हम पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इसमें कुछ रूल रेगुलेशंस है। फ्री स्टाइल में सब कुछ फ्री है, अटैक कर सकती है हम इजीली। क्लियर है? तो इसका इंग्लिश एडिशन थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया, माफी चाहता हूं। अगला सवाल है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार अहमदिया आंदोलन के बारे में सुना है? सुने कभी अहमदिया आंदोलन? लेकिन भाई इस टाइप के क्वेश्चन एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 1-2 बार एसएससी रेलवे एग्जाम में आया है, तभी मैंने इसको यहां पर रखा है। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले तो समझिए अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। एग्जैक्टली इस आंदोलन की शुरुआत 1889 में हुई थी, यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था लगभग 1885 में, उसके ही कुछ साल बाद, 4 साल बाद अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रेरित होकर ही, कि हम भी भारत के अंदर कुछ करेंगे। जो मुस्लिम समुदाय था, 1889 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो मिर्जा गुलाम अहमद थे। इस आंदोलन का जो मकसद था, वो जो कुरीतियां हैं कुछ मुस्लिम धर्म में, जैसे कि पर्दा प्रथा है, इसको हटाना, इसके विरोध में इस आंदोलन को चलाया गया। बहुविवाह है, मुस्लिम धर्म में एक इंसान 1, 2, 3, 4 विवाह कर सकता है, तो इनके विरोध में इस आंदोलन को चलाया गया था। क्लियर है? लेकिन जो कुछ सुन्नी मुसलमान हैं वो इसका विरोध करते हैं, फिर पाकिस्तानी जो मुस्लिम लोग हैं वो इस आंदोलन का विरोध करते हैं, अहमदिया आंदोलन। तो ये था भाई अहमदिया आंदोलन, 1889 में शुरुआत हुई थी, मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी शुरुआत करी थी। रीजन मैंने आपको बता दिया है, पर्पस इसका क्या था। आगे बढ़ लेते हैं भाई। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे थे? पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे, सबसे पहले विदेशी पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत के अंदर फैक्ट्री लगाई थी, और सबसे बाद में जो भारत से निकले थे वो यही थे। एग्जाम यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे थे। तो भाई पुर्तगाली भारत में सबसे पहले जो पहुंचे थे ना, वो केरल के अंदर पहुंचे थे। क्लियर है? केरल के अंदर कालीकट, ठीक है, कालीकट में ये पहुंचे थे, जिसको आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बंदरगाह का भी नाम बताऊं, नोट करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मालाबार बंदरगाह पर पहुंचा था। कौन था वो पुर्तगाली जो कि सबसे पहले भारत पहुंचा था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा।
डी गामा, वास्को डी गामा था। कब पहुंचा था? 1498 में ये पहुंचा था। ठीक है, इसने भारत की खोज कर ली थी 1498 में। ये भारत में कालीकट केरल में पहुंच गया था, जिसको आज कोझिकोड बोला जाता है। क्लियर है? इन्होंने अपनी फैक्ट्री की जो स्थापना करी, यानी कि पुर्तगालियों की जो स्थापना हुई थी भारत में, वो 1500 में मानी जाती है। और 1500 में इन्होंने 1500 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली थी। पहली फैक्ट्री जो इन्होंने लगाई थी वो 1503 में लगा दी थी। समझ गए? और भारत में आए थे ये 1498 में। निकले कब ये? भारत को जब आजादी मिल गई थी ना 1961 में, 1961 में इनसे गोवा छुड़ाना पड़ा बड़ी मुश्किल से। मतलब भारत में बैठ गए थे तो आके आए थे व्यवसाय करने और राज करने की कोशिश कर रहे थे। अगला सवाल है, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर सकता है? यानी कि इनमें से वो कौन सा डिवाइस है, या फिर विच डिवाइस कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट? यानी कि एसी जो अल्टरनेटिंग करंट होता है जो कि ऐसे चलता है, डायरेक्ट करंट डीसी जो कि ऐसे चलता है, उसमें कन्वर्ट कर सकता है। जो आपकी बैटरी होती है ना, जो बैटरी होते हैं घर में जिसके ऊपर आप इन्वर्टर लगाते हो, वो आपका डीसी करंट होता है उसमें। और जो घर में लाइट आती है, बिजली आती है, वो आपका एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो भाई कौन सा डिवाइस एसी को डीसी में बदल सकता है? एसी को डीसी में कौन सा डिवाइस बदल सकता है? वो होता है रेक्टिफायर, दिष्टकारी। रेक्टिफायर, दिष्टकारी इसको बोलते हैं। ये एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। और अगर पेपर में सवाल ये पूछ लिया जाए डीसी को एसी में कौन बदलेगा, तो भाई वो तो इन्वर्टर होता है, सभी के घर में लगा हुआ है। बैटरी का जो करंट है उसको बिजली के करंट में बदल देता है, इन्वर्टर होता है वो तो। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिष्टकारी, यानी कि रेक्टिफायर है, ये बदल देता है एसी को डीसी में। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सवाल महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री का सबसे बेसिक सवाल है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है 2350 से लेकर 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर बीसी से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व की ये हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। इसकी जो भारत में खोज करी थी दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज करी थी। साथ ही मोहनजोदारो की खोज 1922 में हो गई थी। किसने करी थी? राखलदास बैनर्जी। राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज करी थी। मोहनजोदारो, ठीक है, याद रहेगा। तो पेपर में सवाल पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो भाई ये थी हमारी कांस्य युग की, ब्रोंज युग की। तब हड़प्पा सभ्यता थी, वहां से केवल ब्रोंज के, कांस्य के, ठीक है, जो बर्तन वगैरह है, जो चीजें हैं, वही साक्ष्य प्राप्त हुए। इसलिए पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो कांस्य का इस्तेमाल करने लग गए थे, ब्रोंज का इस्तेमाल वो करने लग गए थे। समझ गए दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। किसकी? सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इंडस रिवर के किनारे ये सभ्यता मिलती है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सबसे पहला स्थान मिला था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया था। क्लियर है? सबसे पहला स्थान हड़प्पा था, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है। उस टाइम पर तो पूरा भारतवर्ष ही की था, लेकिन आज ये पाकिस्तान में चला गया है। समझ गए? तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में भ्रातृत्व का शब्द का क्या अर्थ है? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड फ्रेटर्निटी मीन्स क्या है? तो यार सिंपल है, भाईचारे की भावना है। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है भाईचारे की भावना के लिए। अगला सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, या फिर कालीबंगा किस प्रदेश में है, कौन से राज्य में पड़ता है? देखिए दोस्तों, हड़प्पा तो मैंने बता दिया पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में पड़ता है। ये बड़ी साइट्स हैं हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की। छोटी साइट एक कालीबंगा है जो कि फेमस है, ये पड़ती है राजस्थान के अंदर। कहां पर? कालीबंगा राजस्थान के अंदर। गुजरात अगर पूछ ले तो गुजरात की है लोथल। कौन सी है? लोथल एक साइट है। मध्य प्रदेश की पूछ ले तो भाई सिनोली,
SINAULLI, सिनोल्ली। उत्तर प्रदेश की पूछ ले तो भाई सनोल्ली, SANAULLI, सनोल्ली। ये दोनों अलग अलग है, मध्य प्रदेश की सिनोल्ली और उत्तर प्रदेश की सनोल्ली। समझ गए? अगला सवाल है, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन एक इतिहास का शासक था, साथ एक पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, इनके मध्य एक संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसको नर्मदा का युद्ध भी बोला जाता है। याद रखिएगा, नर्मदा का युद्ध भी बोला जाता है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, किसने इसकी जानकारी दी थी? तो भाई एक चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री, जिसका नाम था हैंगसोंग। इसने एक किताब लिखी थी उस टाइम पर जब हर्षवर्धन था, इसके शासनकाल में भारत घूमने आया था, और एक किताब लिखी थी। उसमें अपने लेखों में इसने जानकारी दी कि भाई हर्षवर्धन एक राजा था जो कि काफी प्रसिद्ध राजा था, आखिरी हिंदू सबसे शक्तिशाली सम्राट राजा था। एक पुलकेशिन था जो कि चालुक्य साम्राज्य का राजा था। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, इसलिए इस युद्ध को नर्मदा का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो भाई किसने जानकारी दी थी? हैंगसोंग ने जानकारी दी थी। और ये 629 से 645 भारत में रहा। 629 से लेकर 645 तक, 600 लगभग 14 साल हो गए, शायद 14 साल तक ये भारत में रहा। इसने भारत में ही इधर उधर भ्रमण किया। तो भाई पेपर में अगर सवाल पूछ ले, हर्षवर्धन पुलकेशिन सेकंड के बीच में जो नर्मदा का युद्ध हुआ था, इसमें कौन विजयी रहा था? तो भाई इसमें जो रहा था, पुलकेशिन सेकंड रहा था। देखिए, हर्षवर्धन जो था उस टाइम पर कन्नौज के ऊपर शासन कर रहा था। ठीक है, कन्नौज इसका राज्य था, थानेश्वर इसकी राजधानी थी। तो इसने सोचा कि यार दक्षिण की तरफ जाया जाए। कन्नौज तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, उत्तर में था। तो इसने सोचा दक्षिण के ऊपर शासन कर लूं, काफी शक्तिशाली शासक हूं। लेकिन बीच में गुजरात के आसपास मध्य प्रदेश में कौन बैठा था? चालुक्य साम्राज्य का एक शासक था पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, उसने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। नर्मदा नदी के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये आपकी मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है और अरब सागर में गिरती है। तो बीच में नदी पड़ती है। तो यहां से आ रहा था आपका हर्षवर्धन और यहां पुलकेशिन सेकंड बैठा था। तो भाई इस नदी के किनारे हर्षवर्धन को रोक दिया और उसकी सेना को मारकर वापस भगा दिया। तो हर्षवर्धन यहां पर हार गया था और नर्मदा नदी को इन दोनों के बीच की सीमा भी माना जाने लगा तभी से। क्लियर है? तो भाई इस युद्ध में हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया था। ठीक है, याद रहेगा। हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 से लेकर 647 तक था। ठीक है, किसका? हर्ष का। पुलकेशिन की अगर हम बात करें तो भाई ये 610 से लेकर 642 तक ही इसका शासनकाल था। यानी कि पुलकेशिन से ज्यादा टाइम तक शासन किया हर्षवर्धन ने। अगला सवाल है, समझ आ गई हिस्ट्री आज तो? हैंगसोंग ने किसे शिलादित्य कहा है? हैंगसोंग ये वही चीनी यात्री है। शिलादित्य का मतलब होता है पहाड़ का राजा या फिर पहाड़ी का शासक। पहाड़ी का शासक किसे कहा? हैंगसोंग ने किसे कहा? शिलादित्य किसे कहा? तो शिलादित्य का हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी, इसका शासनकाल 606 से 647 के बीच में था। इसके पिता की अगर हम बात करें, पिता का जो नाम था वो था प्रभाकर वर्धन, इसके पिता का नाम था। इसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम राजवर्धन था। क्या नाम था? राजवर्धन था। इसकी एक बहन भी थी जिसका नाम क्या था? राजश्री थी। ठीक है, राजश्री था। इसकी एक माता भी थी, जाहिर सी बात है माता भी होगी, जिसका नाम था यशोमती। हाँ, यशोमती इसकी माता का नाम था। राजधानी की बात करें, राजधानी क्या थी इनकी? थानेश्वर, जो कि शायद हरियाणा में पड़ती है। तो भाई ये
हर्षवर्धन से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। और इसको शिलादित्य की जो उपाधि दी थी वो हैंसोंग ने दी थी, जो कि एक चीनी यात्री था। ठीक है, कौन था? चीनी यात्री था, भारत में यात्रा करने आया था। तो भाई ये सारे महत्वपूर्ण सवाल है मेरे हिसाब से। कई सारे सवाल मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब केवल ये नहीं कि भाई हम केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। हमारा फोकस इस बार एसएससी एमटीएस एग्जाम के ऊपर भी है। जीके जीएस की क्लास जल्दी ही शुरू होने वाली है। 75 दिन का हम चैलेंज लेने वाले हैं, जहां पर डेली 75 दिन तक हम एक जीके जीएस की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आएंगे। और इसी के साथ एमटीएस के साथ ही मैंने दिल्ली पुलिस भी जोड़ दी है और इसके साथ ही मैंने सीएचएसएल भी जोड़ दी है। तो जीके जीएस हम इनकी फोड़ के रख देंगे। बाकी आज की क्लास का पीडीएफ आपको वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की ये क्लास पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।